नमस्कार, मैं मनोज बिष्ट स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल में। इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत करने से पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम अर्थशास्त्र के एक नया चैप्टर मांग की लोच इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में जानेंगे, जिसमें हम निम्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। नंबर 1, मांग के तत्व और मांग की परिभाषा को समझेंगे। नंबर 2, मांग का नियम लॉ ऑफ डिमांड को समझेंगे। नंबर 3, मांग की मूल्य लोच प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को समझेंगे। नंबर 4, किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ डिमांड को समझेंगे। और नंबर 5, मांग की लोच की धारणाएं कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को समझेंगे। तो आइए इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। मांग के तत्व एलिमेंट्स ऑफ डिमांड। मांग के तत्वों को 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, इच्छा डिजायर। नंबर 2, साधन यानी कि फैक्टर। नंबर 3, कीमत यानी कि प्राइस। और नंबर 4, समय टाइम। इन्हीं 4 तत्वों के आधार पर किसी वस्तु के मांग का निर्माण होता है। इन 4 तत्वों में से अगर कोई भी तत्व हमारे पास उपलब्ध नहीं होगा तो हम किसी वस्तु की मांग नहीं कर सकते। माना कि हमारी जो इच्छा है वह पिज़्ज़ा खाने के लिए है, तो पिज़्ज़ा खाने के लिए हमारे पास साधन यानी कि धन उपलब्ध है या नहीं, इस पर निर्भर करेगी। और दूसरा जो तीसरा है कीमत, कि उस पिज़्ज़ा की कीमत कितनी है, मांग इस पर भी निर्भर करेगी। और चौथा जो तत्व है वो है समय टाइम, कि उस समय विशेष पर वह जो पिज़्ज़ा है उपलब्ध है या नहीं, इस पर भी जो है मांग निर्भर करती है। इस प्रकार मांग की एक परिभाषा दी गई है। मांग किसी वस्तु की वह मात्रा है जो किसी समय विशेष पर एक निश्चित कीमत पर खरीदी जाती है। मांग किसी वस्तु की वह मात्रा है जो किसी समय विशेष पर एक निश्चित कीमत पर खरीदी जाती है। अब जानते हैं मांग का नियम लॉ ऑफ डिमांड। मांग का नियम यह बताता है कि जब किसी वस्तु की कीमत घटती है तो इसकी मांग मात्रा बढ़ती है, और जब उसकी कीमत बढ़ती है तो इसकी मांग मात्रा घटती है। कहने का मतलब यह है कि जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग कीमत बढ़ने पर जो है कम हो जाएगी, और कीमत कम होती है तो मांग बढ़ जाएगी। मांग का नियम यह बताता है कि मांग की मात्रा और कीमत में जो है इन्वर्स रिलेशनशिप है, यानी कि विपरीत संबंध है। इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। माना एक आलू विक्रेता है जो 10 रुपये केजी आलू बेचता है, तो आलू की मांग एक उपभोक्ता द्वारा 10 केजी की जाती है। जैसे ही विक्रेता आलू की कीमत बढ़ाकर 12 रुपये केजी करता है तो उपभोक्ता द्वारा आलू की मांग कम कर दी जाती है। इस प्रकार मांग का नियम यह बताता है कि कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप मांग मात्रा में परिवर्तन की केवल दिशा को ही दर्शाता है। मतलब कि मांग का नियम यह बताता है कि कीमत में परिवर्तन होने पर केवल मांग की दिशा को दर्शाता है। मांग का नियम यह नहीं बताता कि कीमत में परिवर्तन होने के बाद वस्तु की मांग मात्रा में कितनी वृद्धि अथवा कमी होगी। मांग की मूल्य लोच प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मांग की कीमत लोच यह बताती है कि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी मांग मात्रा में क्या प्रभाव पड़ेगा, या मांग घटेगी या बढ़ेगी। अगर मांग घटेगी तो कितनी मात्रा में घटेगी और बढ़ेगी तो कितनी मात्रा में बढ़ेगी।
यह जो है हमें मांग की मूल्य लोच से पता चलता है। मांग का नियम लॉ ऑफ डिमांड तो सिर्फ यह बताता है कि अगर किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उस वस्तु की जो मांग मात्रा है वह कम हो जाएगी, और जो अगर उस वस्तु की कीमत कम होती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है। लेकिन कितनी मात्रा में बढ़ती है या घटती है यह मांग का नियम नहीं बताता है। इसकी जानकारी के लिए हमें मांग की मूल्य लोच प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से पता चलता है। मांग को प्रभावित करने वाले कारक फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ डिमांड। मांग को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में नंबर 1 कीमत। कीमत भी मांग को प्रभावित करती है, यानी कि यदि किसी वस्तु की कीमत अधिक है, वस्तु की कीमत अधिक होने से उस वस्तु की लोगों द्वारा यानी उपभोक्ताओं द्वारा मांग कम की जाएगी। यदि उस वस्तु की कीमत कम है तो उपभोक्ता द्वारा मांग अधिक की जाएगी। और दूसरा जो मांग को प्रभावित करने वाला कारक है वह है उपभोक्ता की आय। उपभोक्ता की आय भी मांग को प्रभावित करती है। यदि कोई निर्धन व्यक्ति है तो वह वस्तुओं को क्या करेगा, कम खरीदेगा, यानी कि उसकी आय कम होगी। निर्धन व्यक्ति है, उसकी आय कम होगी, आय के कम होने से वह वस्तुओं की कम मांग करेगा। और यदि किसी उपभोक्ता की आय अधिक है तो वह वस्तुओं को अधिक खरीदेगा। उसके बाद मांग को प्रभावित करने वाला जो तीसरा कारक है देश की जनसंख्या। देश की जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन भी जो है किसी देश की, वो डिमांड को प्रभावित करेगी। यदि किसी देश में जनसंख्या अधिक है, उस देश में अधिक जनसंख्या के होने के कारण वहाँ वस्तुओं की मांग भी अधिक होगी। यदि किसी वस्तु की मांग कम है, यानी कि किसी देश में जो है जनसंख्या कम है, तो जनसंख्या के कम होने के कारण उस देश में वस्तुओं की मांग भी कम होगी। चौथा कारण, मांग को प्रभावित करने वाला जो चौथा कारण है वह है सरकार की कर नीति। सरकार की कर नीति भी मांग को प्रभावित करती है। सरकार करों से ही अपना राजस्व एकत्रित करती है। सरकार करों से ही क्या करती है, अपना राजस्व यानी कि रेवेन्यू को एकत्रित करती है। सरकार विभिन्न वस्तुओं पर जो है क्या करती है, इनडायरेक्ट टैक्स लगाती है। जैसे प्रेजेंट टाइम में जीएसटी लगाती है। कर लगाने से वस्तुएं क्या होंगी, महंगी हो जाएंगी। वस्तुओं के महंगी होने से उपभोक्ता की जो मांग होगी वह कम हो जाएगी। इसलिए सरकार की जो कर नीति है वह भी मांग को प्रभावित करती है। मांग को प्रभावित करने वाले पांचवा कारक भौगोलिक दशाएं भी हैं। भौगोलिक दशाएं भी मांग को प्रभावित करती है। भौगोलिक दशाओं के अंतर्गत प्राकृतिक कारण होते हैं। प्राकृतिक कारण के अंतर्गत जैसे कि यदि किसी समय विशेष यानी कि किसी वर्ष मौसम अच्छा है और बारिश हो रही है तो कृषि फसल भी अच्छी होगी। कृषि फसल अच्छे होने से जो है वस्तुओं की पूर्ति अधिक होगी। पूर्ति के अधिक होने से जो है उस वस्तु की जो है कीमत कम होगी और यह भी मांग को प्रभावित करेगी। यदि बारिश नहीं होती है किसी वर्ष और फसल अच्छी नहीं होती है तो फसल अच्छी नहीं होने के कारण डिमांड की तुलना में जो है सप्लाई कम हो जाएगी। सप्लाई के कम होने से जो है वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी और मांग प्रभावित होगी। और जो मांग को प्रभावित करने वाले पांचवें कारक है वो है उपभोक्ताओं की रुचि। उपभोक्ताओं की रुचि भी मांग को प्रभावित करती है। यदि किसी वस्तु पर उपभोक्ताओं की रुचि अधिक है, यानी कि कोई वस्तु चलन में अधिक है या फैशन में है, तो उपभोक्ताओं द्वारा उसकी मांग जो है अधिक होगी। यदि कोई वस्तु फैशन में नहीं है, चलन में नहीं है, तो
उसकी जो है मांग उपभोक्ताओं द्वारा कम की जाएगी। उसके बाद जो 7वां कारक है मांग को प्रभावित करने वाला, भविष्य में मूल्य घटने या बढ़ने की संभावना। यदि उपभोक्ता यानी कंज्यूमर जो है यह सोचता है कि भविष्य में किसी वस्तु की मूल्य बढ़ते हैं या बढ़ती है, तो वह प्रेजेंट टाइम में उस वस्तु की जो है को अधिक से अधिक मांग करेगा, उस वस्तु की प्रेजेंट टाइम में अधिक मांग करेगा। यदि वह सोचता है कि भविष्य में किसी वस्तु की मांग कम होने वाली है, यानी कि उस वस्तु की मांग कीमत कम होने वाली है, तो मांग जो है वर्तमान में कम करेगा और फ्यूचर में उस वस्तु की कीमत कम होने का वेट करेगा। उसके बाद जो 8वां कारक है मांग को प्रभावित करने वाला, वह है प्रतिस्थापन वस्तुओं की कीमत। प्रतिस्थापन वस्तुओं की कीमत भी मांग को प्रभावित करती है। प्रतिस्थापन वस्तु से अभिप्राय यह है कि जिसको एक के स्थान पर दूसरे को प्रयोग किया जाता है। जैसे चाय के स्थान पर कॉफ़ी को प्रयोग किया जाता है। माना मार्केट में चाय की कीमत अधिक है, तो उपभोक्ता क्या करेंगे कि चाय के स्थान पर कॉफ़ी की अधिक मांग करेंगे। यदि कॉफ़ी की कीमत अधिक है, तो कॉफ़ी की कीमत अधिक होने से उपभोक्ता चाय की मांग अधिक करेंगे। और जो 8वां कारक है, जो 9वां कारक है मांग को प्रभावित करने वाला, वह है समाज में आय का वितरण। समाज में जो है आय का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वह भी मांग को प्रभावित करती है। इसके बाद मांग की लोच की धारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में समझते हैं। मांग की लोच की धारणा से अभिप्राय किसी वस्तु की मांग मात्रा का उसकी अपनी कीमत में परिवर्तन लोगों की आय तथा संबंधित वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन के फलस्वरूप बदलना है। कहने का मतलब यह है कि मांग की जो लोच की धारणा है, किसी वस्तु की मांग मात्रा का उसकी अपनी कीमत में परिवर्तन होने पर जो लोगों की आय है और उस वस्तु से संबंधित वस्तुएं हैं, यानी कि स्थानापन्न वस्तुएं हैं, उनकी कीमतों में परिवर्तन के फलस्वरूप बदलना है। मांग की लोच की धारणाओं को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 मूल्य लोच, प्राइस इलास्टिसिटी। नंबर 2 आय लोच, इनकम इलास्टिसिटी। नंबर 3 प्रतिलोच यानी कि क्रॉस इलास्टिसिटी। तो आइए इनके बारे में जानते हैं। मूल्य लोच यानी कि प्राइस इलास्टिसिटी। मांग की मूल्य लोच से अभिप्राय कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप वस्तु की मांग मात्रा में सापेक्ष वृद्धि या कमी से है, जबकि उपभोक्ता की आय, उसकी रुचि और अधिमान, टेस्ट एंड प्रेफरेंस स्थिर रहते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से उस वस्तु की मांग में क्या परिवर्तन होता है, इसको मूल्य लोच कहते हैं। और मांग की आय लोच से अभिप्राय आय में परिवर्तन होने से मांग मात्रा में सापेक्ष घटबढ़ होने से है। यानी कि जब किसी उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है या कम होती है, तो इसके फलस्वरूप वह किसी वस्तु की मांग को अधिक करेगा या कम करेगा, वह आय लोच कहलाएगी। उसके बाद तीसरा है मांग की प्रतिलोच, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। वस्तु की मांग की प्रतिलोच से अभिप्राय किसी अन्य संबंधित वस्तु, चाहे वो स्थानापन्न वस्तु यानी सब्स्टिट्यूट गुड्स हो अथवा पूरक वस्तु कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो, की कीमत के बदलने से वस्तु की मांग में सापेक्ष परिवर्तन होना है। उसके बाद समझते हैं स्थानापन्न वस्तु और पूरक वस्तु किसे कहते हैं। स्थानापन्न वस्तुएं यानी कि सब्स्टिट्यूट गुड्स वे वस्तुएं हैं जो एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। जैसे चाय के स्थान पर कॉफ़ी को प्रयोग किया जाता है और घी के स्थान पर डालडा घी का अधिक जो है प्रयोग किया जाता है। उसके बाद पूरक वस्तुएं यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। पूरक वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जो एक साथ प्रयोग किए जाते हैं। जैसे पेन के साथ जो है स्याही का प्रयोग किया जाता है और गाड़ी के साथ पेट्रोल
आदि। धन्यवाद। आशा करता हूँ कि यह वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल में। इससे आगे के वीडियो लेक्चर में हम मांग की मूल्य लोच के प्रकार और उसको मापने वाली कौन कौन सी विधियां हैं इसके बारे में जानेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।